वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि इसमें किन टॉपिक्स को कवर किया जाए। सबसे पहला, बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ, ऑपरेशन सर्चलाइट क्या है, लिबरेशन वॉर क्या है, लिबरेशन वॉर के कारण क्या थे जैसे कि साइक्लोन भोला, 1970 का इलेक्शन, फिर इस कहानी के मुख्य किरदार कौन कौन है, शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, खालिदा जिया, मोहम्मद यूनिस, जमाते इस्लामी वगैरह वगैरह। इसमें कौन कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, फिर ये प्रोटेस्ट आखिर क्यों हुआ, प्रोटेस्ट हिंसा में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या माइनॉरिटीज को टारगेट किया गया, अगर हाँ तो किस आधार पे टारगेट किया गया, और टारगेट किया भी गया तो किस स्केल पे टारगेट किया गया, क्या माइनॉरिटीज वहां पे वाइप आउट हो जाएगी। 15 अगस्त 1947 के पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। मोहम्मद अली जिन्ना के पागलपन की वजह से 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। पाकिस्तान इंटरनली दो भागों में बांटा गया, वेस्ट पाकिस्तान जिसे अभी हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ईस्ट बंगाल जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1947 से 1955 तक बांग्लादेश को ईस्ट बंगाल कहा जाता था क्योंकि उसे उस वक्त के बंगाल प्रोविंस से कार्व आउट किया गया था। अक्टूबर 1955 में इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान पड़ा और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद इसका नाम बांग्लादेश पड़ा। तो चलिए जान लेते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बारे में। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो 1971 में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में लड़ा गया, इसमें बांग्लादेश के रेगुलर सोल्जर्स मुक्ति वाहिनी सेना ने भारतीय सेना की सहायता से पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए। देखो वैसे तो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारणों को इसमें हम देखेंगे। पहला, पुअरली प्लान्ड एंड ट्रेजिक पार्टीशन बाय ब्रिटिशर्स। आखिर मैं पुअरली प्लान्ड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो इसमें कल्चरल फैक्टर को इग्नोर करते हुए मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के आधार पर इसे पाकिस्तान में एसिमिलेट कर दिया गया, यानी कि पाकिस्तान को दे दिया गया। मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी माने कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी इसलिए इसे पाकिस्तान को दे दिया गया, लेकिन कल्चरल फैक्टर जो सबसे मेन फैक्टर होता है उसे इग्नोर किया गया। जैसे खान पान, भाषा, ये सब मोर सिमिलर इंडिया से था, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर करते हुए मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के आधार पे इसे पाकिस्तान में एसिमिलेट कर दिया गया। दूसरा अहम कारण, अनफेयर ट्रीटमेंट बाय पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान अपने दोगले चरित्र की वजह से हमेशा से पॉपुलर रहा है। इसने क्या किया, अपने ही नागरिक के ऊपर जुल्म ढाया है। जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि तब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ये ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकेंड क्लास सिटीजन यानी इंफीरियर सिटीजन यानी अपने से गिरा हुआ, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान के सिटीजन से, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से इसे गिरा हुआ मानते हैं। तीसरा अहम कारण, लेस मनी एंड रिसोर्स एलोकेशंस। देखो ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश है, उसकी जनसंख्या तब वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा थी, तब भी ईस्ट पाकिस्तान को कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम पैसे, कम से कम फंड अलोकेट किया जाता था। चौथा इंपॉर्टेंट कारण, लैंग्वेज इंपोजिशन। देखो ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसका मेन लैंग्वेज है बांग्ला भाषा, और जबरदस्ती वेस्ट पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के लोग उस पर उर्दू इंपोज करना चाहते। पांचवा जो कारण है वो है डिस्टिंक्ट कल्चर, यानी बांग्लादेश का जो कल्चर है वो मोर सिमिलर टू इंडिया है देन पाकिस्तान, यानी इसका खान पान, रहन सहन, बोली विचार सब कुछ भारत से ज्यादा मिलता है, ना कि पाकिस्तान से। तो देखो मेजोरिटी ऑफ द बांग्लादेश के जो लोग हैं वो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करते हैं, यानी कि मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी इनका जो कल्चरल फैक्टर है वो ज्यादा सिमिलर है भारत के लोगों से, ना कि पाकिस्तान के लोगों से। जस्ट एज्यूम कर लो कि अगर चाइना पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले तो अंजाम क्या होगा, क्योंकि दोनों का कल्चरल फैक्टर अलग अलग है। तो सोचो अंजाम बहुत विस्फोटक हो सकता है, वैसा ही अंजाम यहाँ पर भी हुआ। ये सब कारण तो थे ही, लेकिन आइए जान लेते हैं उन कारणों के बारे में जिसने युद्ध के समय को ज्यादा नजदीक लाने का काम किया। उसमें से पहला कारण है बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट जो कि 1952 में किया गया था। जस्ट फ्रेम होने के कुछ साल बाद ही ये ढाका में होने वाला मास प्रोटेस्ट था जिसमें हजारों लोगों ने अपना जान गंवाया। और ये क्यों था, क्योंकि जबरदस्ती वेस्ट पाकिस्तान इस पर उर्दू भाषा इंपोज करना चाहता। दूसरा कारण, साइक्लोन भोला। इस तूफान ने पाकिस्तान के दोगले चरित्र को पूरे दुनिया के सामने में लाने का काम। ये जो साइक्लोन भोला है जो कि नवंबर 1970 में बांग्लादेश में विध्वंस लाने का काम किया, इसमें करीब करीब 5 लाख लोग मारे गए और लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए। इसके बावजूद भी वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम रिलीफ फंड जारी किया गया जो कि 9 के बराबर था। तीसरा कारण, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो कि 1970 में लाया गया था। सहायता की बजाय पाकिस्तान अब यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देता है, ठीक वैसे ही जैसे इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था और मोदी जी छोटी छोटी बात में इंटरनेट बंद और लाठीचार्ज करवाते हैं। चौथा कारण है 1970 का इलेक्शन। देखो रहा सहा कसर 1970 के चुनाव ने पूरा कर दी। इस इलेक्शन में अवामी लीग पार्टी की जीत होती है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान इस जीत को मानने से इनकार कर देता है
और इलेक्शन को वाइड करार दे देता है। इस कारण से मार्च 1971 में जॉय बांग्ला मूवमेंट होता है और इसके रिस्पॉन्स में अगेन पाकिस्तान सपोर्ट करने की बजाय, उनको पैसिफाई, उनको शांत करने की बजाय क्या करती है, ऑपरेशन सर्च लाइट को लॉन्च कर देती है, यानी कि लोगों को ढूंढो और पकड़ पकड़ कर उनकी निर्मम हत्या करो। इसी ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 25 मार्च 1971 को वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान को इन्वेड कर देती है। मूवमेंट को नियंत्रित करने की बजाय ये मास किलिंग, जीनोसाइड करना स्टार्ट कर देती है और लाखों निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर देती है। ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति सेना भारत सेना की सहायता से पाकिस्तानी सेना को परास्त कर देता है। 16 दिसंबर 1971 को वेस्ट पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर देती है और बांग्लादेश आजाद हो जाता है। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. It's not surprising that the 24,000 Pakistani prisoners of war now in Dhaka's cantonment should fear the Bengalis' vengeance. That's why, until now, they've been allowed to keep their weapons. The Indian Army was not certain it could protect them. But at last, at a formal ceremony, the officers of Pakistan's Army, Navy and Air Force laid down their arms. It was a somewhat theatrical event. General Gandharv Nagra assured the officers that they would be treated with the utmost correctness according to the Geneva Convention. We shall provide all protection and safety. No measures of reprisals would be taken. Free boarding, messing, medical facilities will be provided to you all and all your rank. Then, on the command of their own senior officer present, General Mohammad Jamshed, the leaders of Pakistan's defeated army laid their pistols, Sten guns and rifles on the grass in the final token of surrender. और इसी की याद में मुजीबनगर में वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स बनाया गया और इसी वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स को आंदोलनकारियों में से जो उपद्रवी लोग थे उन्होंने इसे तहस नहस करने का काम। अब कहानी में एंटर करती है हमारी प्रमुख किरदार शेख हसीना, जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर बंगबंधु और दूसरे प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। ये 5 बार तक बांग्लादेश की पीएम चुनी जाती है। ये प्रो इंडिया स्टैंड के लिए जानी जाती है और हो भी क्यों ना, भारत और भारत के लोग हैं ही इतने अच्छे। और तो और इन्होंने अपने बुरे दिन भारत में गुजारे हैं शरणार्थी की तरह। 2024 में इनका तख्ता पलट होता है और ये दूसरी बार भारत में शरणार्थी बनकर आए। पहली बार इनके पिता और परिवार की हत्या के बाद 1975 में शरणार्थी बनकर आई। इनके शासनकाल में बांग्लादेश ने आर्थिक तौर पे तरक्की किया, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा, लेकिन रिजर्वेशन, करप्शन, फेवरेटिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कुरीतियां बढ़ती गईं। कई आंदोलन हुए, लेकिन 2024 का आंदोलन ऐसा भयावह हुआ कि शेख हसीना को अपना देश छोड़ना पड़ा। तो चलिए जान लेते हैं स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बारे में। वैसे तो बहुत आंदोलन हुए, लेकिन 2024 का आंदोलन बांग्लादेश की कुछ खास है। कई लोग इसे सही कहते हैं और कुछ का मानना है कि ये गलत है। कई लोगों ने तो इसका यूज करके भारत में हुए आंदोलन जैसे किसान आंदोलन, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को गलत ही साबित कर दिया। और कुछ तो इतने महान हैं कि उनका मानना है कि ये आंदोलन राहुल गांधी या मोदी जी ने करवाया है। कुछ लोगों ने तो प्रूफ के नाम पे ये तक साबित कर दिया कि ऐसा भारत में भी होगा। ये सब मानने वालों में से कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि बांग्लादेश के सारे मुस्लिम हिंदुओं के दुश्मन बन गए हैं। कई तो 100 कदम आगे निकल गए हैं। उनका मानना है कि हिंदू को जागना चाहिए। पर हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि कल अगर भारत में यही वस्तु स्थिति, यही परिस्थिति निर्मित हुई, आप जाओगे कहाँ? इसलिए तो हम कहते हैं हिंदू राष्ट्र चाहिए। इसलिए तो हम कहते हैं सबको अधिकार चाहिए, पर कम से कम एक देश ऐसा हो जो हिंदुओं के लिए हो। हम उसमें सबको बुलाएंगे। दुबई में सब लोग रहते हैं, अन्य देशों में भी सब देशों के लोग और सभी मजहब के लोग रहते हैं। हमारे भारत में भी सभी मजहब के लोग रहें, शांति पूर्वक रहें, लेकिन कम से कम दुनिया में रहने वाले अगर कोई हिंदू के ऊपर आफत आए तो भारत में अधिकार के साथ जी तो पाए, शरणार्थी तो न कहलाए। लोगों को हमारी बातें कुछ दिन पहले बुरा लगती थी कि हम हिंदू की बात करते हैं, हम शायद टीआरपी चाहते हैं। सच ये है कि हम आपको जगाने की बात कर रहे थे। ये बांग्लादेश का जो हाल है ये भारत का ना हो, इसलिए जागो हिंदू जागो।
जागने का मतलब है भारत के मुस्लिम पे अटैक करना चाहिए और देश में हिंसा होनी चाहिए ताकि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन सके। इसमें बड़े बड़े सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स तो शामिल हैं ही, लेकिन इनके अधूरे ज्ञान और तार्किक क्षमताओं पर हमें इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इसमें कुछ धर्मगुरु भी शामिल हैं। धर्मगुरु से मेरा मतलब है ढोंगी धर्मगुरु या फिर लालची कथावाचक। अरे मूर्खों, थोड़ी तो शर्म करो। भोली वाली जनता को गुमराह करने के पहले हर एक चीज में अपना फायदा। अरे पापियों, जिस धर्म का व्यापार करके तुम राजभोग का लुत्फ उठा रहे हो, उनकी थोड़ी तो सम्मान रखो। चलो वीडियो पे वापस लौटते हैं। इसकी शुरुआत होती है, यानी स्टूडेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है आरक्षण के बढ़ाए जाने के कारण। सरकार इसका सॉल्यूशन देने की बजाय बल का प्रयोग करती है, जिसमें कुछ छात्र मारे जाते हैं, जिससे छात्रों का गुस्सा और भड़क जाता है। आग में घी डालने का काम शेख हसीना ने खुद कर दिया, रजाकार बुलाकर। रजाकार माने बीजेपी वालों की तरह बात बात पे लोगों को देशद्रोही बुलाना। तो बीजेपी वालों, थोड़ा सा अब सब्र करो। किसी को देशद्रोही बुलाने के पहले 100 बार सोचो। यही वो मोड़ था जहां से आरक्षण हटाओ आंदोलन हसीना हटाओ में बदल गया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ। लेकिन इतने भीड़ को मोबिलाइज करने में, उनके खाने पीने का, उनके आने जाने का बंदोबस्त करने में स्टूडेंट सक्षम नहीं है। आपको पता है, कहीं का स्टूडेंट यूनियन इसमें सक्षम नहीं है। यानी कि पैसों से इनकी बाहरी ताकतों ने सहायता की है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो डाउट 3 देशों पे जाता है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान। हम इन तीनों सस्पेक्ट्स की जांच करेंगे और जांच पड़ताल करने के बाद देखते हैं कि आखिर इसमें से कौन सा देश जो है तख्ता पलट के पीछे का कारण है। सबसे पहले पाकिस्तान को जांच लेते हैं। देखो, पाकिस्तान तो इसमें क्लियरली इन्वॉल्व्ड है। पाकिस्तान का ISI और जमाते इस्लामी का सेम मांग है, बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट बनाना और बांग्लादेश को प्रो पाकिस्तानी बनाना। जिस प्रकार से खालिदा जिया को रिहा किया गया, जो कि प्रो पाकिस्तानी है, ये क्लियरली शो करता है कि पाकिस्तान का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो चलो दूसरे सस्पेक्ट अमेरिका की जांच कर लेते हैं। देखो, पाकिस्तान खुद भीख मांगता है, तो पैसों से पाकिस्तान हेल्प नहीं कर सकता। पैसों से अमेरिका ने हेल्प किया है और अमेरिका के इसमें स्वार्थ है। देखो, अमेरिका की एक पॉलिसी है भैया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जब तक अमेरिका का कहीं पे स्वार्थ नहीं होगा, तब तक अमेरिका किसी की सहायता नहीं कर सकता। तो अमेरिका ने अगर पैसों से सहायता करा है, तो क्यों करा है, उसके पीछे कारण है सेंट मार्टिन आइलैंड, जिसपे अमेरिका अपना एयरबेस बनाना चाहता है। और ये तभी हो सकता है जब वहां पे कोई प्रो अमेरिकन स्टांस रखने वाला सरकार हो। और आपको पता है कि बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, वो प्रो इंडिया स्टांस रखती थी, प्रो अमेरिका स्टांस नहीं रखती थी। देखो, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड नया नया खिलौना नहीं है। अगर आपको लगता है कि सेंट मार्टिन आइलैंड नया नया खिलौना है, तो आप बहुत बड़ी नादानी कर रहे हो। और आपको अगर ये लगता है कि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है, तो भी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। अमेरिका का इसमें हाथ है, क्योंकि ये सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए अभी से टसल नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश से। ये सालों से बांग्लादेश पे प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। शेख हसीना पे प्रेशर बनाने का इन्होंने काम किया था, लेकिन शेख हसीना ने क्लियरली कह दिया था कि मैं ये सेंट मार्टिन आइलैंड आपको नहीं दूंगी। इसके लिए अमेरिका ने कितनी बार धमकाया भी था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, कई प्रकार के चीजों का, जिसके फल स्वरूप, जिसके कारण ही रूस ने चेतावनी भी दी थी बांग्लादेश को कि आपके यहाँ इंटरफेरेंस होगा अमेरिका का आपके चुनावों में। और चाइना ने भी आश्वस्त किया था बांग्लादेश को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। चलो तीसरे सस्पेक्ट चाइना की जांच कर लेते हैं। देखो, चाइना की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं जैसे अमेरिका की पॉलिसी है या पाकिस्तान की पॉलिसी है। चाइना एक डिफरेंट पॉलिसी को फॉलो करता है। अगर उसे किसी देश पे आक्रमण करना हो, किसी देश को हथियाना हो, तो उसका एक अलग प्रकार का पॉलिसी, जैसे सलामी टेक्निक का प्रयोग करता है, ये उल्फ वॉरियर टेक्निक का प्रयोग करता है। चलो इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, ये क्योंकि कठिन टर्म है। एक आसान टर्म जो कि आपने सुना होगा, डेट ट्रैप पॉलिसी, यानी कर्जा दो और हथियाओ, इसकी पॉलिसी है। यानी कि कर्जे में तुमको इतना डुबा देंगे जो कि तुम कोई भी मेरा काम करने से इनकार ही ना कर पाओगे। तो चाइना की पॉलिसी अलग है बाबा। इसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट, मुझे नहीं लगता कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है किसी भी एंगल से। चलो देख लेते हैं माइनॉरिटीज पे अटैक के बारे में, स्पेशली हिंदूज पे अटैक के बारे में। क्या हिंदूज पे बांग्लादेश
बांग्लादेश में अटैक हो रहा है, अगर हो रहा है तो किस स्केल पे हो रहा है और इसका आधार क्या है। और इसमें कहीं से भी कोई दो राय नहीं है कि हिंदूज पे अटैक नहीं हुआ, हिंदूज पे अटैक हुआ है। देखो, डेली स्टार के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में कम से कम 27 डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदू हाउसेज एंड बिजनेसेस पे हमला किया गया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ उपद्रवियों ने रिलीजन को आधार बनाकर हिंदू हाउसेज, मंदिरों को जलाया और भी न जाने कितने जुल्म किए होंगे, जिसका सबूत अभी हमारे पास नहीं है। ओइकिया परिषद, जो कि बांग्लादेशी रिलीजियस माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जनरल सेक्रेटरी के अनुसार ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे कम्युनल राइट्स नहीं हुआ है। देखो, हर एक जगह कुछ न कुछ असामाजिक तत्व पाए जाते हैं जो समय समय पे अपनी जाहिलता का परिचय दे ही देते हैं। जैसे कि बांग्लादेश में दिया, वैसे ही भारत में भी अभी बांग्लादेश के रिस्पॉन्स में महाराष्ट्र में कुछ लोग जाकर के रेफ्यूजीज को मारना स्टार्ट कर दिया। देखो, ज्यादा अटैक उन हिंदुओं पे हुआ है जो अवामी पार्टी से जुड़े हुए थे और ये वहां के मुस्लिम लीडर्स के साथ भी हुआ है। जो भी लोग जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड थे अवामी लीग पार्टी से या शेख हसीना के नजदीकी थे, उनको टारगेट किया गया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उपद्रवियों ने जो टारगेट किया, दो ये टारगेट नहीं करना चाहिए किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को या धर्म के लोगों को या किसी भी लीडर को, तो रिलीजन को आधार बनाकर अटैक तो हुआ, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन इसका स्केल बहुत ही कम है। लेकिन पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से बहुत ज्यादा स्केल पे अटैक हुआ है। लेकिन जहां जहां पे आर्मी पहुंच सकती है, आर्मी इंटरवीन कर रही है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप गोविंद साहा का केस ले लो, जब 20 से 25 उपद्रवियों ने उनके घर पे अटैक किया तो सूचना मिलने पर आर्मी ने इंटरवीन किया है। यानी आर्मी का वहां पे सपोर्ट है माइनॉरिटीज के साथ। और तो और मोहम्मद यूनिस, जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने स्टूडेंट से गुजारिश करा है, मुसलमानों से गुजारिश करा है कि माइनॉरिटीज भाई बहन की आप रक्षा करें। সম্পদ জ্বালিয়ে নষ্ট করছে, চুরি করছে, দিয়ে যাচ্ছে, অফিস আদালতে আক্রমণ করছে, সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, আহমদিয়া সবার উপর আক্রমণ করছে। এগুলো হলো ষড়যন্ত্রের অংশ। এগুলো আমাদের বিষয় না, আমাদের কাজ হলো এটাকে রক্ষা করা, সবাইকে রক্ষা করা। लेकिन देखो, हर एक जगह स्टूडेंट्स नहीं पहुंच सकते, आर्मी नहीं पहुंच सकती, तो डेफिनेट तौर पे उपद्रवी इसका फायदा तो उठा रहे हैं। तो चलो जान लेते हैं फेक न्यूज जो कि स्प्रेड किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, बाबा के द्वारा, जो बात बात पे हिंदू राष्ट्र का नाम लेके खड़े हो जाते हैं और आपको भड़काने की कोशिश करते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है इसका हम फैक्ट चेक करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे क्लिप्स है, लेकिन उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप जो कि बहुत ज्यादा वायरल है, हम उस पर चर्चा करेंगे। इस क्लिप में राज प्लेस कॉफी शॉप को हिंदू मंदिर बताकर आपके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ किया गया। ये जो जल रहा है वो राज प्लेस कॉफी शॉप है, ना कि हिंदू मंदिर। चलो इसको भी देख लो। ये जो घर जल रहा है वो क्रिकेटर का घर तो है, लेकिन हिंदू क्रिकेटर का घर नहीं है। ये मुस्तफिजुर रहमान का घर है, जो कि आवामी लीग पार्टी से 2 बार सांसद चुने जा चुके थे और शेख हसीना के बहुत करीबी माने जाते हैं। सबसे दर्दनाक और शर्मसार करने वाला खबर जो भारत के फेक न्यूज स्प्रेडर्स ने फैलाया है वो ये कि इस हिंदू महिला का अपहरण दंगइयों के द्वारा किया जा रहा है। ये धर्म का धंधा करने वाले लोग कितना भी नीचे गिर सकते। सच्चाई ये है कि इसका बांग्लादेश में हुए हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। इसमें इस महिला का अपहरण उसका ड्रग एडिक्ट पति करवा रहा है, जो उससे 6 महीना पहले ही सेपरेट हो गया था, और ये पुरानी न्यूज है। और ये तो हद ही हो गया। हिंदू महिला के साथ रेप का क्लिप जो वायरल किया जा रहा है वो अभी का है ही नहीं, वो 2021 का है। और तो और ये भारत के बेंगलुरु शहर का है, ना कि बांग्लादेश का। चलो एक और क्लिप को देख लेते हैं जिसमें ये कहा गया कि हिंदूज फैमिली को मार डाला गया, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो देखते हैं। ये भी एक फेक न्यूज है। इसमें परिवार मरा तो, लेकिन हिंदू परिवार नहीं था, ये परिवार मुस्लिम परिवार था। और ये 1 महीना पुराना न्यूज है जिसे अभी बांग्लादेश हिंसा से जोड़ के दिखाया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें।